पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से इमरान सरकार पर अविश्वास के बादल मंडरा रहे थे। विपक्ष इमरान खान से लगातार इस्तीफे की डिमांड कर रहा था और खुद इमरान की पार्टी पीटीआई में बगावत के सुर भी उठने लगे थे, लेकिन इमरान खान ने अपने सारे बाहरी और अंदरूनी विरोधियों को हरा दिया। 178 members recorded their votes in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. जैसे इमरान सरकार ने बहुमत हासिल किया, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मुशायरा शुरू हो गया। शेरो शायरी का सिलसिला चल पड़ा। मैं खान साहब से कहना चाहता हूं कि आपकी दूसरी मर्तबा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि आप वजीर आजम भी दूसरी मर्तबा बनेंगे। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन। पाकिस्तानी संसद के अंदर इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे थे, जिन्हें सुनकर इमरान खान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बुला ले। लेकिन फ्लोर टेस्ट का बायकॉट करके असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं का खून खौल रहा था। वो इमरान सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इमरान समर्थक उन पर जूते चला रहे थे। असेंबली के अंदर माहौल शांत था और बाहर हंगामा मचा था। पूर्व प्रधानमंत्री शाकिद खाकान अब्बासी तो दौड़कर अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन सवाल ये कि जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था तो विपक्ष बाहर क्या कर रहा था? दरअसल वो फ्लोर टेस्ट का ही विरोध कर रहा था। यानी जो विपक्ष इमरान खान से इस्तीफा मांगते नहीं थक रहा था, वो फ्लोर टेस्ट में इमरान को हराने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। और जब विपक्ष के बायकॉट से इमरान खान ने असेंबली के अंदर विश्वास मत हासिल कर लिया तो विपक्ष के नेताओं को वो भी सहन नहीं हुआ। मुल्क में एक गुंडा, बदमाश और दहशतगर्द मुसल्लत है और मुल्क के अंदर, मुल्क में इसी गुंडागर्दी, इसी दहशतगर्दी और इसी बदमाशी से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं। हम इस बात से डरने वाले नहीं है। पुलिस के पीछे खड़े होने वाला इमरान खान है, अपने मेंबरान को दबाने वाला इमरान खान है, इस मुल्क के अवाम को धोखा देने वाला इमरान खान है। बदमाशी की सियासत बिल्कुल नहीं चलेगी। हमने शराफत की सियासत की है। इन चोरों का यहाँ भी मुकाबला करेंगे, असेंबली के अंदर भी करेंगे। इस इमरान खान चोर को उठाकर मार देंगे। इमरान सरकार को सत्ता से बेदखल करने का इससे अच्छा और संसदीय मौका विपक्ष ने यूं ही हाथ से जाने दिया। ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, लेकिन क्या करें, विपक्ष को पता था कि उसका दांव फेल हो गया। दरअसल फ्लोर टेस्ट में ओपन बैलेट वोटिंग हुई, यानी किसने किसे वोट दिया ये सार्वजनिक था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी मेंबर्स के लिए व्हिप जारी था। इमरान खान ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि जो पार्टी के खिलाफ वोट देगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये बात विपक्ष के खिलाफ चली गई। पाकिस्तान सेनेट में इमरान खान की हार सीक्रेट बैलेट की वजह से हुई थी, लेकिन आज इमरान खान जीते क्योंकि उन्होंने व्हिप जारी की थी कि हर एक एमएनए को पार्टी लाइन फॉलो करना होगा। यहाँ संदेश काफी साफ है कि इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी अपने नुमाइंदे भेजना बंद करे। इमरान खान ने बहुमत साबित करके दिखा दिया कि विपक्ष उन्हें जितना कमजोर समझता था उतने कमजोर वो है नहीं। इमरान खान ने न सिर्फ विपक्ष की बोलती बंद की है, बल्कि अपनी ही पार्टी में अपने विरोधियों को भी उनकी सही जगह दिखा दी है। दरअसल हाल ही में हुए सीनेट चुनाव में पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख हार गए, जबकि इमरान की पार्टी और उनके सहयोगी नेशनल असेंबली में बहुमत में है। इसका मतलब यह है कि इमरान की पार्टी के कुछ सदस्यों ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया था।
लेकिन अब नेशनल असेंबली में हुई ओपन वोटिंग में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इमरान अब 2 गुना कॉन्फिडेंट हो गए। सबसे पहले अपनी एलाइड पार्टीज, अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का, मैं आपका शुक्रिया अदा इस तरह करता हूं कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे। बंगाल चुनावों को देखते हुए बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो ऐतिहासिक रैली को संबोधित करने वाले हैं। और इस बड़े आयोजन के साथ ही औपचारिक तौर पर बीजेपी का मेगा पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हो जाएगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली है। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। परिवर्तन का नारा, बदलाव की पुकार और ममता सरकार पर सबसे प्रचंड प्रहार को तैयार। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आज सबसे बड़ा हल्ला बोल होने वाला है। बंगाल के सबसे बड़े दंगल में ममता सरकार के खिलाफ आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं। चुनावी जंग के बीच बीजेपी पीएम मोदी की इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में जी जान से जुटी रही है। अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बंगाल में मशहूर है कि जिसका ब्रिगेड ग्राउंड उसी का बंगाल। बीजेपी उसी ब्रिगेड ग्राउंड पर ताकत प्रदर्शन कर बंगाल को भरोसा दिलाना चाहती है कि पार्टी परिवर्तन का इरादा करके आई है। इस पूरे दायरे को देखें परेड ग्राउंड के, तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इसका विस्तार है, चारों ओर इसका विस्तार है। और इसीलिए इस परेड ग्राउंड पर किसी भी नेता के आने का सीधा मतलब यह हो जाता है कि आप अपनी उपस्थिति, अपनी लोकप्रियता को उस हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए वैसे भी इस पूरे क्षेत्र के लोग जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये एक अलग तरह का अपने आप में विजय घोष हो सकता है। यहां पर 2 स्टेजेस का अलग अलग निर्माण किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री मुख्य स्टेज पर रहेंगे और कुछ राष्ट्रीय नेता भी, लेकिन जो स्थानीय नेता है उनके लिए एक मंच का निर्माण और साथ में मीडिया के लिए एक अलग मंच का निर्माण। यहां पर 4 स्तर की बैरिकेडिंग की गई है मंच के सामने, ताकि सुरक्षा यहां पर जबरदस्त रहे। लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर गतिविधि ऐसी हो तो उस पर नजर रखी जा सके। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल से भी आ रहे हैं। हमने पहले नॉर्थ बंगाल के कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम वहाँ रैली करेंगे, बोले नहीं हम तो आना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक ट्रेन स्पेशल करके आ रहे हैं। तो इससे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 1:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वो सीधे इस ब्रिगेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे, जहां विशाल रैली का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। परिवर्तन का खेला मगर मोदी जी दिखा दिया खेला किसको बोलता है। खेला तो ऑलरेडी हम लोग का चालू हो गया। खेला चालू हो गया है। खेला चालू हो जीत गया। किसकी होगी? खेला अपने तो परिवर्तन चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के बाद
प्रधानमंत्री के बंगाल में ये पहली रैली है। इस जनसभा के लिए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। पीएम के मंच के ठीक सामने 4 स्तरीय बैरिकेड किए गए हैं। भीड़ पर नजर रखने के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्य मंच के बगल में 2 और मंच बनाए गए हैं। एक पर बीजेपी नेता और दूसरे पर मीडिया कर्मी मौजूद रहेंगे। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में आज इस ब्रिगेड ग्राउंड पर नया रिकॉर्ड बनेगा। 70 दशक में हम लोग एक मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी का एक मेगा शो देखा था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी किए थे। हमको जो लग रहा है, जो लहर चल रहा है, हमको लग रहा है काल पश्चिम बंगाल का जितने सारे ब्रिगेड हुआ, जितने सारे इकट्ठा हुआ, जितने सारे लहर मिছিল हुआ, सब तोड़ देगा मोदी जी का मिছিল, मोदी जी का ब्रिगेड रैली सब तोड़ देगा। सबसे ज्यादा आदमी काले रहेगा। पीएम की रैली के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। पार्टी नेता घर घर जाकर लोगों से मिले, उनसे रैली में शामिल होने की अपील की ताकि ममता के खिलाफ ऐलान जंग में कोई कसर न रह जाए। श्वेता सिंह, प्रेमा राजाराम, पौलमी शाह और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। ब्रिगेड ग्राउंड पर होने वाली रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को लेकर अभी भी कयासों का दौर लगातार जारी है। इस बीच ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में आज रोड शो करने जा रही हैं। ब्रिगेड ग्राउंड पर जब बीजेपी का सबसे बड़ा मंच सजेगा तो पीएम मोदी के साथ उस मंच पर मौजूद रहेंगे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल के लिए मिथुन दा की अहमियत हर कोई जानता है। अब वो बीजेपी के मंच पर होंगे। इसकी कयासबाजी तो पहले से जारी थी, लेकिन बीती रात कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मुलाकात की तो कयासबाजी पर काफी हद तक विराम लग गया। विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि देर रात कोलकाता के बेलगाछिया में सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मिथुन दा के साथ लंबी चर्चा हुई। उनकी राष्ट्रभक्ति और गरीबों के प्रति प्रेम की कहानियां सुनकर मन गदगद हो गया। मिथुन चक्रवर्ती से विजयवर्गीय की इस मुलाकात से सियासी तस्वीर साफ होने लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी के मंच पर पहुंचने से पहले मिथुन दा छोटा सा भाषण भी देंगे। उन्होंने इच्छा जताई है कि चुनाव में वो बीजेपी के लिए बंगाली मानुष से वोट भी मांगेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। बाकी के लिए लिस्ट कब तक अनाउंस? 2-3 दिन का अंदर ही हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। और फिल्मी सितारों का क्या आगमन होने वाला है? टिकट मिलेगा? जो नेक्स्ट फेजेस है उसमें होगा। चर्चाओं में एक और अहम नाम है बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का। कयास लगाए जा रहे हैं कि गांगुली भी पीएम मोदी के मंच पर मौजूद रह सकते हैं। हालांकि सौरभ गांगुली अब तक अपने राजनीतिक करियर को लेकर बोलने से परहेज करते रहे हैं। उनके करीबी भी बताते हैं कि फिलहाल उनका राजनीति पारी का कोई इरादा नहीं है। देखिए, एक खबर बनाया जा रहा है, पिछले 6 महीने से चल रहा है। ना तो सौरभ गांगुली ने इसके बारे में कुछ बोला है, ना तो भाजपा ने कुछ पॉजिटिव बोला है। एक भाजपा का जो मोमेंटम है बंगाल में, उसको कमजोर करने के लिए एक साजिश के रूप में इस प्रकार न्यूज चलाया जा रहा है। इसके कोई सार है मुझे नहीं लगता है। लेकिन आप चाहते हैं सौरभ गांगुली आए? हम तो चाहते हैं सब कोई आए, बंगाल में परिवर्तन करें। वैसे बीजेपी मिशन बंगाल के लिए हर कदम संभल कर रख रही है। समर्थन जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन ममता भी अकेले डटी हैं। जिस वक्त पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से हमला बोलेंगे, उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से करीब 600 किलोमीटर दूर मोर्चा संभालेंगी। अपने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण की शुरुआत आज ममता सिलीगुड़ी से करने जा रही हैं। नए अंदाज में ममता दीदी दिखेंगी। गैस सिलेंडर को लेकर वो रोड मार्च करेंगी और यहाँ जो है लगभग 1.5 किलोमीटर जो है मालागुड़ी से लेकर 1.5 से 2 किलोमीटर वो पैदल मार्च करने वाली हैं। इसे जो है हाशमी चौक कहते हैं। यहाँ आकर ये मार्च खत्म होगा।
सिलीगुड़ी में रोड शो के जरिए ममता रसोई गैस की महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली हैं। उनके निशाने पर होगी केंद्र सरकार। বিশেষ করে মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় ইস্যু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এবং কালকে আমরা বেলা 1টায় জমায়েত করছি। আমরা ওখান থেকে জমায়েত করে আমরা মিছিল করব, তারপরে ফিনান্সের কাছে আসব। কিন্তু আমরা যেটা জমায়েত করছি, জমায়েতটা হচ্ছে দার্জিলিং মোড়, ওটা বেলা 1টায় জমায়েত করা হচ্ছে। দুটোই মিছিল স্টার্ট হবে এবং আমরা সিলিন্ডার নিয়ে মিছিল করব। अपने विरोधियों से लोहा लेने के लिए ममता और उनकी पार्टी कमर कस चुकी है। जैसे जैसे सियासी लड़ाई आगे बढ़ रही है, टीएमसी कड़ी टक्कर देने के लिए दांव भी चलने लगी है। अब देखना है कि बीजेपी के नारों और ममता के दांव में किसका पलड़ा भारी रहता है। सिलीगुड़ी से सत्यजीत कुमार के साथ कोलकाता से पौलमी साहा और अनुपम मिश्रा, आज तक। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाकर यह तय कर दिया है कि नंदीग्राम में अब की बार भीषण संग्राम होने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सामने होंगी ममता बनर्जी की बड़ी चुनौती। शुभेंदु ने दावा किया है कि जीत उन्हीं की होगी, वो भी 50,000 वोटों से। খেলা হবে, নিশ্চয়ই হবে। খেলা হবে, খেলা হবে। बंगाल के चुनावी समर में अब असली खेला हो गई। कल ममता बनर्जी ने अपनी सेना उतारी तो आज बीजेपी ने। सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। यानी कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु अब अपनी पूर्व बॉस यानी ममता बनर्जी को ही नंदीग्राम में चुनौती देंगे। टीएमसी से और ममता बनर्जी से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल टक्कर देंगे, टक्कर ही नहीं देंगे। ममता बनर्जी अपनी सीट हारेंगी भी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी थी और बीजेपी ने भी नंदीग्राम से शुभेंदु को लड़ाकर सबसे बड़ा दांव खेला है। दरअसल इस वक्त बीजेपी के पास ममता के मुकाबले शुभेंदु से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। ऐसे में नंदीग्राम से अगर शुभेंदु को न लड़ाकर किसी और को लड़ाया जाता तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक पलायनवादी संदेश जाता, जो बीजेपी के लिए सही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि नंदीग्राम खुद शुभेंदु की अपनी जमीन है। ऐसे में शुभेंदु का करियर भी इसी संग्राम, इसी नंदीग्राम की लड़ाई पर टिका हुआ है। कल टीएमसी नंदीग्राम में ममता के लिए किराए के नए घर का रंग रोगन करा रही थी। आज उसी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने पदयात्रा निकालकर ममता की चुनौती को स्वीकार किया। पदयात्रा के दौरान शुभेंदु का आत्मविश्वास देखिए। ऐलान कर रहे हैं कि नंदीग्राम में कमल खिलेगा, वक्त वक्त की बात है। इधर कमल जीतेगा, चलिए कमल का फूल जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। खेला दिलचस्प है। नंदीग्राम आंदोलन के दो नायक क्रांति की जमीन पर अब आमने सामने। अब ये सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल में जिस शुभेंदु अधिकारी फैक्टर को बीजेपी ट्रम्प कार्ड समझ रही थी, उसे दीदी की कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। शुभेंदु ताल ठोक रहे हैं। के लिए वो वोट कैंपेन के लिए आ रहा है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को 1,34,623 वोट मिले थे और सीपीएम के अब्दुल कबीर शेख को 53,393 वोट। इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने 91,230 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस शुभेंदु अधिकारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। टीएमसी का दावा है कि ममता की आंधी में शुभेंदु तिनके की तरह उड़ जाएंगे। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला ढहाना शुरू किया था, तो शुभेंदु अधिकारी ही ममता के नंदीग्राम आंदोलन के शिल्पकार रहे थे। वक्त का पहिया अब ऐसा घूमा है कि वही शुभेंदु क्रांति की उसी जमीन पर ममता के सामने खड़े हैं। ये भी साफ है कि जो इस लड़ाई में
हार का सामना करेगा, उसका हश्र क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।